So today's class, I am going to start with detection of thiosulfate ion. Thiosulfate ion की chemistry JEE advanced point of view से is very important. उसके जो भी confirmatory test हमने जितने भी अभी तक 2 ही टेस्ट देखे थे, उससे आगे आज हम उसके 2-3 टेस्ट और देखेंगे. बट ये मान के चलना कि थायोसल्फेट पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे JEE एडवांस ना पूछे, इट इज हाईली लेस प्रोबेबल. थायोसल्फेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऐसा क्वेश्चन है जिस पर JEE एडवांस ने प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन पूछे, तो हम उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं. So let's say for example, so first of all, in the confirmatory test of thiosulfate, जो हम पहले बेसिक केमिस्ट्री सीख लें एक बार. सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. S2O3 2-. तो आपको अगर सल्फेट का स्ट्रक्चर मालूम है, वेरी कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट इज वेरी कॉमन एंड ऑल ऑफ अस मस्ट बी नोइंग दिस स्ट्रक्चर. अगर मैं इसमें एक डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन रिप्लेस करके सल्फर से रिप्लेस कर दूं, दिस इज थायोसल्फेट. This is thiosulfate. This prefix thio indicates replacement of oxygen with sulfur. अब फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यह पूछा जा सकता है कि थायोसल्फेट में दोनों सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है. तो अगर मैं सेंटर वाले सल्फर की बात करूं, तो सेंटर वाले सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें तो किसी भी बॉन्ड में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर -1 चार्ज दे दो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर +1 चार्ज दे दो. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो. तो ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आएगा, सल्फर पे +1 चार्ज आएगा. सिमिलरली हियर सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पर -1, सल्फर पे +1 चार्ज. क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में उस बॉन्ड की ब्रेकिंग करते वक्त इलेक्ट्रॉन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएंगे तो उस पे -1 चार्ज असाइन कर दो और सल्फर पे +1 चार्ज. तो मैं इस बॉन्ड को भी शिफ्ट कर रहा हूं ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1. सेम हियर, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1. क्योंकि ये बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में था, और जब 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इट, तो इस पे -1 चार्ज आएगा, सल्फर पे +1 चार्ज आएगा. और ऐसा करते हुए सल्फर पर टोटल चार्ज +4 दिख रहा है. अब ये बॉन्ड 2 सल्फर के बीच में, और दोनों सल्फर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमें दिख रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड 2 सेम एटम्स के बीच में है. तो समवन कैन थिंक ऑफ कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर ना इस पे कोई चार्ज आएगा ना इस पे कोई चार्ज आएगा, क्योंकि ये दोनों सल्फर है. ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले 2 एटम तो है ही, इसलिए इस सल्फर पे 0 चार्ज रखो, क्योंकि जब आप इस 2 बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना इस पे कोई चार्ज ना इस पे कोई चार्ज, तो इस बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद सल्फर पे टोटल +4 चार्ज आएगा और सल्फर पे 0 चार्ज आएगा. यानी कि 1 सल्फर शुड बी इन +4 स्टेट, 1 सल्फर शुड बी इन 0 स्टेट. और अगर मैं इन दोनों सल्फर के पॉजिटिव चार्ज की एवरेज निकालूं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो +4 और 0 का एवरेज 2 आएगा. जो कि अगर आप X वाले मेथड से निकालते सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, X वाले मेथड से, तो आप क्या करते,
आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x मानते, 2 सल्फर पे 2x चार्ज, 1 ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, नेट चार्ज -2, और यहां से x की वैल्यू निकालते तो +2 आती, जो कि से मैच भी हो रही है। इसलिए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2, विच इज नॉट रॉन्ग। बट अगर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया या जेई मेंस में क्वेश्चन आया तो वो पूछा जाएगा इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और 0 अगर आप लिख के आ गए तो आपके क्वेश्चन में आंसर गलत माना जाएगा, आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जिन दो सल्फर को आप सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान रहे हो, दे आर नॉट ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाई? आप इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? सेंट्रल सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन आपके हिसाब से कितनी आ रही है? sp3। और अगर मैं सराउंडिंग वाले सराउंडिंग सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp2, क्योंकि इस पे 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड। तो इस सल्फर की इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस सल्फर की sp3 है, तो दोनों सल्फर के पास इक्वल % ऑफ s कैरेक्टर नहीं है। इट हैज 33% s कैरेक्टर, इट हैज 25% s कैरेक्टर। सो हु इज फाउंड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp2। इसलिए आपको इस बॉन्ड को भी वैसे ही ब्रेक करना है जैसे आपने इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया। Assuming कि sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है, sp2 सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 सल्फर, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दो और इसे भी यहां भी सल्फर को दो। तो अब इस सल्फर के ऊपर 2 बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग +1 चार्ज और आएगा, और इस सल्फर पे -1 और -1 चार्ज आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 बॉन्ड्स। इसका मतलब इंडिविजुअल सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और 0 नहीं है, +6 है और -2 है। और अगर आप 6 और -2 की एवरेज निकालोगे तो आपका आंसर तब भी +2 आएगा, जो कि x वाले मेथड से आ रहा है। इसलिए जब भी कभी थायोसल्फेट पे आपको सवाल आएगा तो आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछा जाएगा, इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। इसलिए ये मान के चलना कि रेजो के टेस्ट में जब भी कभी ये क्वेश्चन आया थायोसल्फेट में दोनों सल्फर एटम पर क्या चार्ज है, तो एक सल्फर पे +6 और दूसरे पे -2। अब आप ये सब जानते हो कि सल्फर का हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 एंड सल्फर का लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। तो थायोसल्फेट में देयर इज ऑलवेज ए चांस कि ये सल्फर +6 और ये जो -2 वाला है, ये आपस में रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स विद इन द मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये सल्फर हाईएस्ट स्टेट में इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए जब थायोसल्फेट की रिएक्शन होगी तो आपस में इनकी इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स होगी, लेकिन ये तब होगा अगर थायोसल्फेट के साथ जुड़ने वाला केटायन रिडॉक्स में हिस्सा नहीं ले रहा हो। तो ये बातें कोई नहीं बताएगा कि कब रिडॉक्स होगा कब नहीं होगा, मैं इसमें प्राउडली बता रहा हूं। अगर पास वाला केटायन रिडॉक्स में हिस्सा नहीं ना ले रहा, फिर ये इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स करेंगे, और अगर साथ वाला केटायन रिडॉक्स ले रहा है फिर ये इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स नहीं करेंगे। ये डीप डिफरेंसेस नहीं मैं बताने वाला, ये मैं ओवर कॉन्फिडेंटली बता रहा हूं। तो जब इनकी आपस में इंट्रामोलिक्यूलर रिडक्शन होगी, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स, प्रोवाइडेड पास वाला केटायन रिडॉक्स में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा, यानी कि इस केटायन का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, या जिस ऑक्सीडेशन नंबर में ये केटायन है वो ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में हो, तो ये केटायन अगर रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाह रहा तो इनको आपस में इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स करना पड़ जाएगा। इसलिए ये जो सल्फर है जब इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसकी रिडक्शन होगी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें -2 चार्ज है तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब मुझे ये बताओ, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका खुद का चार्ज कितना हो जाएगा? 0। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इससे, जब ये +6 स्टेट वाला सल्फर
इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये किस में जाएगा, किस स्टेट में जाएगा, +4। अब रिएक्शन वाला पेज खोल लो, रिएक्शन वाला पेज खोलो, तो अब आप वहां पर ये ऐड करोगे कि थायोसल्फेट कैन फॉर्म सल्फर एंड SO3 ये इसमें इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है। बेसिकली यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, क्योंकि सल्फर जो कि +2 स्टेट में था, एवरेज स्टेट, +2 से ये 0 स्टेट में जा रहा है, तो एक्चुअल में इसकी रिडक्शन हो रही है, और एक सल्फर +2 से +4 में जा रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन दिख गई, इसकी रिडक्शन दिख गई, ये डिस्प्रपोर्शनेशन दिख गया। पर रियलिटी में क्या हुआ है, आप ये अब डीपली समझ चुके हो, इस सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसको, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स करते वक्त ये अपनी लोएस्ट स्टेट में है, और यहां पर जो भी सल्फर -2 स्टेट में ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद +4 स्टेट में सल्फाइड बना लेगा। इसलिए थायोसल्फेट्स जो होते हैं, थायोसल्फेट्स, when you heat them they form precipitates of sulfur। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने थायोसल्फेट में डाइल्यूट एसिड डाला होता, तो डाइल्यूट एसिड विल लूज विच आयन, एसिड है ना, इट विल लूज H+, तो H+ इसके साथ मिलके H2SO3 बनाता, और जब आप इसे हीट कर रहे हो तो H2SO3 में से कौन सी गैस रिलीज होगी, SO2 गैस। सो थायोसल्फेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट्स एंड बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर कैरिंग गैस, द गैस विच इज कैरिंग बर्निंग सल्फर स्मेल। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देख लो, +4। तो मेरी क्लास का कोई स्टूडेंट इसे रटेगा नहीं कि थायोसल्फेट की इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स जब होगी तो सल्फर एंड सल्फाइड बनेगा। पर अगर आप मेरा रिएक्शन वाला पेज नोट करोगे तो मैंने शायद आपको तब ये लिखवाया था, इससे S4O6 बनता है, चेक करो पेज, मैंने तो ये लिखवाया था। सो दिस इज कॉल्ड टेट्राथायोनेट। तो थायोसल्फेट से टेट्राथायोनेट कब बनेगा, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, बट ये डिस्प्रपोर्शनेशन हुई है। अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर रहा, फिर ये सिंपल रिडॉक्स करेगा तो इसकी ये हालत में होगी। फाइनली देन ये इसमें कन्वर्ट होगा। अगर यहां पर इसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स करने का मौका अगर नहीं मिला, तो फिर थायोसल्फेट इस फॉर्म में जाएगा विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये फाइनली सल्फेट फॉर्म में जाएगा, सल्फर +62 विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फर +2 से +6 में आ जाएगा। और यहां अगर मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 10/4 इज 2.5। तो आप यहीं से देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर 2 से जस्ट 0.5 इंक्रीज हुआ, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर 4 यूनिट इंक्रीज हो गया। तो ये काम कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा, और ये काम कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। अब ध्यान से समझना इसका मैकेनिज्म फॉर्मेशन। थायोसल्फेट का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा। अगर थायोसल्फेट के साथ जो केटायन बैठे, अगर ये केटायन रिडॉक्स में हिस्सा लेना चाहता है, फिर इसकी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं होगी। क्या ये बात समझ लगी ना मैंने अभी बोली, ये लाइन समझ लगी क्या, कि अगर ये केटायन रिडॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो फिर इनकी आपस में इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं होगी, इसका रिडॉक्स इसके साथ होगा। लेकिन अगर केटायन रिजिड अपने ऑक्सीडेशन नंबर को लेके
फिर इसको रिडॉक्स अपने साथ ही करना पड़ेगा, वो भी इसलिए क्योंकि एक सल्फर हाईएस्ट स्टेट में है और एक सल्फर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल। तो अगर इस केटायन ने रिडॉक्स में हिस्सा लेना चाहा तो फिर इसके साथ रिडॉक्स रिएक्शन जब होगा तो वो अब आप उसे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स नहीं कह सकोगे, आप उसको सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में देखोगे। मतलब आप तब इसे डिस्प्रपोर्शनेशन ही कहोगे, सॉरी, तब आप इसे डिस्प्रपोर्शनेशन ही करवाओ। अब तब ये क्या काम करेगा, ध्यान से सुनो। नाउ दिस थायोसल्फेट when it does not participate in intramolecular redox, it transfers its electron, it loses its electron via sulfur. Who can lose electron easily, sulfur या oxygen? Who can lose electron easily? Sulfur. इसीलिए ये इस फॉर्म में आया। और अब ये क्या करेगा, थायोसल्फेट will lose 1 electron, और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, चेक करो सल्फर पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहां से इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यहां पे सल्फर पे 1 2 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब इस पे हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। क्या आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो किसे फ्री रेडिकल कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और फ्री रेडिकल की टेंडेंसी होती है अपने साथ डाइमर बनाना। तो अगर इसके 2 मॉलिक्यूल में ले लूं तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल जुड़ के they will join together to form S4O6 2-। सो रटना नहीं है सब कुछ, ये सिर्फ डीप कॉन्सेप्ट है JEE एडवांस के लिए। So thiosulfate when loses electron it form free radical which join together to form S4O6 2- called tetrathiolate। Obviously अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, तो फिर केटायन जो बैठा होना चाहिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थायोसल्फेट जब डिस्प्रपोर्शनेट करेगा तो वो सल्फाइड और सल्फर बनाएगा। क्यों बनाएगा, रीजन समझा दिया गया। और अगर इसके साथ वाला केटायन does not want to participate in redox, then this cation and this anion will react together to form, they will react with each other carrying out the redox reaction in this way। उस केस में थायोसल्फेट टेट्राथायोनेट में जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके साथ वाला केटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी सिटिंग इन दिस क्लास? सो हमने ये सीखा कि कब थायोसल्फेट से सल्फर और सल्फाइड बनेगा, और हमने ये सीखा कब थायोसल्फेट से टेट्राथायोनेट बनेगा। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि जब थायोसल्फेट से सल्फेट बनता है तो वो काम कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाएगा। उस केस में इट विल लूज मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल अलाउ इट टू लूज मोर इलेक्ट्रॉन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिया तो वो इसमें से मैक्सिमम इसका 1 इलेक्ट्रॉन लूज करवा पाएगा मिनिमम, और अगर मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो आई नीड टू ऐड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स द वेरी सिंपल केमिस्ट्री। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स दे रहा हूं। मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिया, सोडियम थायोसल्फेट है। पहले ये चेक करके बताओ, जो हमने थायोसल्फेट की सॉल्युबिलिटी की बात की थी, इज इट वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? इट इज वाटर सॉल्युबल, इट इज वाटर सॉल्युबल। तो मैंने इसका पानी में घोल के इसका एक्वा सोल्यूशन बना लिया। जैसे मैंने इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, अब मैंने इसमें फॉलोइंग रिएजेंट्स ऐड किए।
लेट्स से सिल्वर नाइट्रेट, लेड एसीटेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट, बिस्मथ क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट। पहले चेक करके बताओ, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? सॉल्युबल, सो दिस इज सॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल। ऑल एसिटेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, ऑल एसिटेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट एसिटेट ऑफ silver and mercurous. Is it silver acetate? Mercurous acetate and silver acetates are insoluble or partially soluble or sparingly soluble, but ये lead acetate है, it is soluble, insoluble? It is soluble. This is nitrate. All nitrates are soluble. क्लोराइड्स की राइम चेक करो, क्लोराइड्स में क्या राइम लिखी थी? क्यों आज सब पंजाबी बीमारी से मरे, तो उसमें बिस्मथ आया था, तो वहां पर बिस्मथ का क्लोराइड इनसॉल्युबल होना चाहिए, बट मैं यहां कह रहा हूं कि ये सॉल्युबल है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस क्लोराइड की मैं बात कर रहा था वहां पे वो बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड है, ये इनसॉल्युबल है। हमने राइम लिखी थी, क्यों आज सब पंजाबी बीमारी से मरे। तो यहां पर बिस्मथ +3 स्टेट में था, ये भी +3 में है, पर बच्चों जिस बिस्मथ के क्लोराइड को मैं इनसॉल्युबल बोल रहा हूं वो ये है। यहां पर बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर यहां भी +3 है। इसलिए कभी भी आपको कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, क्या बिस्मथ का क्लोराइड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, क्या एंटीमनी का क्लोराइड सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, अगर एंटीमनी और बिस्मथ इस फॉर्म में आ गए, दे आर इनसॉल्युबल। अगर यही इस फॉर्म में होता, ये सॉल्युबल है। इसलिए ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये जेईई एडवांस में जब कभी पेपर सब्जेक्टिव होते थे तब ये पूछा भी गया, क्योंकि ये आपके आने वाले टाइम में क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ केटायन में ये चीज सारी पढ़ाई जाएगी वहां पे। अगर बिस्मथ का क्लोराइड और एंटीमनी का क्लोराइड इनसॉल्युबल है और वो पीपीटी फॉर्म में है, तो वो प्योर क्लोराइड नहीं है, वो ऑक्सी क्लोराइड है। एंड इट लुक्स लाइक पर्ल, व्हाइट मोती की तरह, इसको पर्ल व्हाइट भी कहते हैं। दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज इनसॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल, लाइक दिस इज सॉल्युबल। कॉपर सल्फेट में सल्फेट्स की राइम पड़ी थी, सल्फेट्स, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सल्फेट में कौन कौन से सल्फेट्स इनसॉल्युबल थे? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सिल्वर, लेड एंड क्रोमियम, इन्हीं के सल्फेट्स इनसॉल्युबल है। तो क्या कॉपर का सल्फेट सॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा? इट इज डेफिनेटली सॉल्युबल। सो आइडिया इज कि जब आप दो सॉल्युबल चीजें मिलाने जा रहे हो तो आप चेक करो केटायन एनायन एक्सचेंज करो, केटायन एनायन एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम का नाइट्रेट, तो फिर सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां चेक करो +1, इट विल रिएक्ट विथ थायोसल्फेट। तो चेक करो यहां पर क्या बनेगा, Ag2S2O3, सिल्वर थायोसल्फेट के पीपीटी मिलेंगे व्हाइट। आगे चेक करो, लेड के साथ +2 स्टेट में, बिल्कुल ठीक, लेड थायोसल्फेट के पीपीटी मिलेंगे, PbS2O3, व्हाइट पीपीटी। मर्क्यूरस आयन के साथ थायोसल्फेट के, अगेन मर्क्यूरस थायोसल्फेट,
बिस्मथ +3 स्टेट में और थायोसल्फेट में -2 चार्ज है। चेक करो, Bi2S2O3 थ्राइस पीपीटी मिलेंगे। कॉपर के साथ क्यूप्रिक थायोसल्फेट मिलेगा। Is that clear? So all these are white PPT. White PPT. अब यहां पर आपको मेरी पढ़ाई गई ये डीप ब्रह्म ज्ञान यूज होगा। No more question, just let me finish it. अब पहले ये चेक करो, यहां पर ऐसा कौन सा केटायन है जो रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसके पास मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी है। इफ आई रिकॉल, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज क्या, +1 फिक्स। तो सिल्वर प्लस डज नॉट वांट टू गेट, सिल्वर प्लस नहीं चाहता कि इसके साथ ये रिडॉक्स रिएक्शन करे, क्योंकि सिल्वर प्लस फॉर्म में ही रहना चाहता। लेकिन हमें यह पता है कि सिल्वर प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव नंबर। तो जिन केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो चाहेंगे कि वो न्यूट्रल सिल्वर की फॉर्म में, न्यूट्रल एलिमेंट की फॉर्म में आ जाए। तो अगर मेरे पास Ag2S2O3 के रिगार्डिंग कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि Ag2S2O3 को हीट किया तो क्या बनेगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो भूलना मत कि ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, सिल्वर वांट्स की वो रिड्यूस हो जाए। अब मुझे ये बताओ, जब केटायन, साथ वाला केटायन रिड्यूस होना चाहता है तो इसे क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो अब बताओ, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब थायोसल्फेट और साथ वाला केटायन आपस में रिडॉक्स कर रहे हो तो आपको पॉसिबल प्रोडक्ट्स मैंने क्या दिखाए, क्या क्या पॉसिबल है। टेट्राथायोनेट और टेट्राथायोनेट बन सकता है और या सल्फेट बन सकता है। अब चेक करेंगे कि क्या सिल्वर जो है, क्या ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नो, इट्स ए मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It's not very powerful oxidizing agent like chlorine, like KMnO4, like fluorine। ऐसा powerful oxidizing agent नहीं, it's a moderate oxidizing agent। और अगर ये moderate oxidizing agent है तो उस केस में आप प्रोडक्ट में क्या बनाओगे, टेट्राथायोनेट और सिल्वर को रिड्यूस कर दोगे। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं, ये हीट करके Ag2S और SO2 गैस बन के निकल जाती है, सिल्वर का सल्फाइड बन जाता है। इट इज अगेन पॉसिबल। पर अगर इसको हीट करने पर सल्फाइड बन गया या सिल्वर बन गया, ऑब्जर्वेशन सेम होगी। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। वैसे भी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि ऑल सल्फाइड्स आर जनरली विच कलर, चेक करो, ब्लैक एक्सेप्ट कैडमियम सल्फाइड विच इज येलो। अगर कभी किसी क्वेश्चन में अब ये बन रहा है या ये बन रहा है तो आपको वो क्वेश्चन क्या बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, Ag2S2O3 बना ऑन हीटिंग, यहां मैंने कोई गैस रिलीज नहीं करवाई और यहां कोई गैस रिलीज करे, तो वो आपको हिंट देगा क्वेश्चन में। कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ गया, पहले व्हाइट पीपीटी बने और व्हाइट पीपीटी कुछ टाइम बाद ब्लैक बन गए, तो ब्लैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन की सल्फाइड्स, क्योंकि सल्फाइड्स सबके ब्लैक है। इसके व्हाइट पीपीटी को मैं हीट करूंगा, ब्लैक बन जाएंगे, इसके व्हाइट पीपीटी को हीट करूंगा, ब्लैक बन जाएगा, इसके व्हाइट पीपीटी को हीट करूंगा, ब्लैक बन जाएगा। सो थायोसल्फेट्स को जब आप हीट करोगे तो ब्लैक बनेंगे, क्योंकि थायोसल्फेट डीकंपोज करके सल्फाइड बनाएगा और साथ में एक बर्निंग सल्फर स्मेल वाली गैस रिलीज होगी। लेकिन जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल हाईली पॉजिटिव है
उसका सल्फाइड भी डिकम्पोज करके फाइनली सिल्वर फॉर्म में आ सकता है। और अगर सिल्वर फाइनली जीरो से जीरो फॉर्म में आ गया, मतलब सिल्वर ने रिडॉक्स में हिस्सा लिया, तो फिर ये ध्यान रखना कि इट्स नॉट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरी जो 2 मिनट पहले की केमिस्ट्री थी कि थायोसल्फेट के साथ अगर इस केटायन ने रिडॉक्स में हिस्सा ले लिया, फिर टेट्राथायोनाइड बना के, बोलो ये चीज दिमाग में गई या नहीं? अगर थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो एक बार यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, और आपको पता है सल्फर पे +6 स्टेट है, यहाँ -2 स्टेट है, तो इसको वाटर का कौन सा हिस्सा दोगे, H पॉजिटिव या OH माइनस दे दो, बॉन्ड ब्रेक कर दो, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर दो। इसको कितने H दोगे? 2, और इसे 2 OH दे दो रफ वर्क में। रिमूव वाटर, चेक करो यहां कौन बनेगा, सल्फेट आयन। तो थायोसल्फेट फाइनली किस में चला गया? सल्फेट में। तो ये वो मैकेनिज्म हो गया जब कभी इस बॉन्ड की ब्रेकेज होगी और हाइड्रोलिसिस होगा। अब H2S के साथ अगर यहां पे कोई भी केटायन है, लाइक सिल्वर प्लस या कोई भी केटायन ले लो, तो ये केटायन हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने वाला होना चाहिए, तो मेटल सल्फाइड बन जाएगा, जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि थायोसल्फेट फाइनली सल्फाइड बनाते हैं, जैसे कि यहां बनवाया। तो अगर कोई यहां ये कह दे कि भाई थायोसल्फेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो हाइड्रोलिसिस करते वक्त इसका सल्फेट बन गया, और जब इसका सल्फेट बना तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो +6 था, यहां पे चेक करो, जब आपने सल्फेट बनाया तो ये +6 स्टेट में ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर वही का वही है। और ये जो सल्फर है -2 में, ये अभी भी -2 में है। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई या नहीं? ये सल्फर +6 स्टेट में था, अभी भी +6 में, और ये सल्फर -2 में, अभी भी -2 है। इज इट रिडॉक्स? नो, इट इज सिंपली हाइड्रोलिसिस। और अब ये जो H2S के साथ कोई भी केटायन अगर आएगा, केटायन विल रिप्लेस दिस हाइड्रोजन और मेटल का सल्फाइड बन गया। तो थायोसल्फेट को अगर मैंने पानी में, सॉल्यूशन में स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा, तो थायोसल्फेट के हाइड्रोलिसिस से ये जितने व्हाइट पीपीटी है, इफ आई अलाउ देम टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन द वाटर, तो वाटर विल हाइड्रोलाइज दिस। फाइनली प्रोडक्ट में बताओ क्या मिलेगा? मेटल का सल्फाइड और सल्फेट। इसका मतलब अब अगर मैंने इसे बोल दिया कि आई अलाउड इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, स्टैंड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो मैं क्या लिखूंगा? Ag2S प्लस सल्फेट। इसके बारे में बताओ क्या लिखोगे? PbS प्लस सल्फेट। यहां से बताओ क्या बनेगा? मर्क्यूरस का सल्फाइड, मर्क्यूरस सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ। मर्क्यूरस सल्फाइड, मर्क्यूरस आयन इज Hg2 Hg2S, because Hg2 and sulfide, they will neutralize to form Hg2S plus sulfate. Do this. बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो कितना? Bi2S3 प्लस सल्फेट। बोलो ये चीज पता लगी या नहीं कि थायोसल्फेट सल्फाइड बनाने पर क्यों बना रहा है? क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सो इफ these white precipitates are allowed to stand for some time in the solution, so even आपको कई बार ऐसे भी पूछा जाता है किसके white PPT बने, उसे पानी में रखा, बिकॉज हमें बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है, तो आप साथ में यहां पर हीटिंग भी लिख सकते हो, ऑन हीटिंग इन एक्वस सॉल्यूशन। सो व्हाइट color will change into which color? What is its color? Black color. तो
तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि थायोसल्फेट कुछ टाइम बाद ब्लैक क्यों हो जाता है, थायोसल्फेट के व्हाइट पीपीटी कुछ टाइम बाद ब्लैक क्यों हो जाते हैं, डू यू हैव एनी रीजन? उनके सल्फाइड्स बन जाते हैं। क्यों सल्फाइड बन रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस दिस बॉन्ड विल ब्रेक टू प्रोड्यूस दिस H2S, और निकलने वाला H2S मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फाइड बन रहे हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नहीं, यहां कुछ और हो रहा है, यहां कुछ और हो रहा है। इनफैक्ट ये भी नहीं बनता। पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? श्योर? जब आप ये करवा रहे हो ना, Ag2S2O3 से सल्फेट बनवा रहे हो, तो ऑब्वियसली सल्फर की ऑक्सीडेशन तो हुई है, पर रियलिटी में हमें दिख रहा है कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई। एक्चुअल में ये नहीं हुआ था, क्योंकि थायोसल्फेट में ऑलरेडी ये सल्फर +6 स्टेट वाला है, ये वही वाला है, और जो सल्फर -2 वाला वो अभी भी वही का वही है, उसी फॉर्म में है। एक्चुअल में यहां कोई आपको कह देना ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई, ये नहीं हुई रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि सल्फर +6 स्टेट में था, अभी भी +6 में, -2 सल्फर में था, अभी भी -2 में। इट इज सिंपली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, जो इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इस एनायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस इज नॉट ए रिडॉक्स। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, कई बार क्वेश्चन इंग्लिश में ये वर्डिंग ऐसे लिखी जाती है, ध्यान से सुनना। इस पे हम कमिंग बैक, वेरी सून आई एम कमिंग बैक। सोडियम थायोसल्फेट, ये ऐसे इज सॉल्युबल थायोसल्फेट on treatment with lead acetate forms white PPT. B. Yes. Suspension of B on heating turns black. C. When excess of thiosulfate is added to the white PPT, B, it becomes clear solution. क्लियर सोल्यूशन का मतलब समझते हो? कलरलेस, यानी कि जो पीपीटी थे अब वो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन गया, यानी कि पीपीटी डिसॉल्व हो गए। तो अब मैं आपसे ये हिंट, मैं आप मतलब हिंट नहीं, मैं ये आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, डू यू एक्सपेक्ट इस पूरे क्वेश्चन में कौन से स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही होगी? लास्ट वाले में। अगर किसी ने बोला कि पहले पीपीटी बने और इनका आयन दिख रहा है थायोसल्फेट, यही हमने बाहर से और डाला, कॉमन आयन ही बाहर से और डाला। अगर कॉमन आयन डालने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इन पीपीटी का आगे कॉम्प्लेक्सेशन हुआ। तो ये चीज आपसे कई बार जेईई एडवांस ने प्रीवियस ईयर्स में पूछी कि जो पीपीटी बनते हैं बी के, अगर आप उसको हीट कर देते हो एक्वस सॉल्यूशन में पड़े पड़े, तो पीपीटी व्हाइट से ब्लैक हो जाते हैं। बट अगर आप उसको उसमें एक्सेस थायोसल्फेट ऐड कर देते सॉल्युबल फॉर्म में, तो वही पीपीटी जो आपके पास थे, पीपीटी डिसॉल्व हो जाते, पीपीटी डिसअपीयर हो जाते। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि these thiosulfates when are treated with excess of thiosulfate they form a clear solution, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अक्कर होती है। तो पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। एक सॉल्युबल थायोसल्फेट है, हैव यू एनी एग्जांपल ऑफ सॉल्युबल थायोसल्फेट? अपनी तरफ से अज्यूम कर लो, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या किया? ऑन ट्रीटमेंट विद लेड एसीटेट, इसमें लेड एसीटेट डाला, बी बना जिसकी व्हाइट पीपीटी है। बताओ बी क्या होगा, क्या रिएक्शन चलेगी?
PbS2O3 के व्हाइट पीपीटी बनेंगे। तो फिर सोडियम कहाँ जाएगा? सोडियम के साथ कौन मिलेगा? एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और सोडियम के सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर और इनसॉल्युबल। अल्कली मेटल के टाइम्स के सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये व्हाइट पीपीटी को उन्होंने क्या बोला? सस्पेंशन ऑफ B इज ऑन हीटिंग, इसको हीट किया जा रहा है। डू यू नो व्हाट विल हैपन? व्हाइट टर्न्स ब्लैक, PbS बनेगा ब्लैक। साथ में क्या बनेगा? जब थायोसल्फेट से सल्फेट बिल्कुल, क्योंकि सोल्यूशन में अगर वाटर है तो H2SO4 बनेगा। H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमेशा एनाइंस की फॉर्म में रहेगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। मतलब क्योंकि जब आप इसको हीट कर रहे हो पानी के अंदर ही, तो पानी के अंदर ही अगर ये सल्फेट की फॉर्म है, अगर आप इसको सोडियम के टाइम भी सोच रहे हो कि सोडियम के टाइम दे दें, तो सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है। सॉल्युबल चीज पानी में किस फॉर्म में रहेगी? डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड? तो बस हम ये दिखा रहे कि ये सॉल्युबल फॉर्म में है, पीपीटी मिल गई हमें बस। अब इन्होंने क्या बोला? इसमें एक्सेस में सोडियम सल्फेट आ, ये लिखा ना एक्सेस में थायोसल्फेट आता है। तो जब थायोसल्फेट आपने एक्सेस में डाला, चाहे सोडियम का डाल दो, कोई भी थायोसल्फेट, बट सॉल्युबल। तो अब आप कॉम्प्लेक्सेशन करो। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखना थायोसल्फेट के साथ। मेजॉरिटी केसेस, ऑलवेज नहीं, मेजॉरिटी केसेस में थायोसल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखना। अब मुझे इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज बताओ कितना आएगा? लेड का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, +2, S2O3 पे -2, -2 into 2 -4 +2, what is square bracket? So this precipitate dissolves. तो अगर कोई पूछे कि क्लियर सॉल्यूशन किसका है? सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का। जनरली थायोसल्फेट्स के साथ जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रखना। और मैं यहां पर एक और हिंट और दे रहा हूं, दिस इज जस्ट माई ट्रिक। जनरली मैंने ये चीज नोट की है, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वही कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं थायोसल्फेट के साथ। यानी कि अगर मैंने आपसे ये पूछा ना, अगर मैंने बिस्मथ के लिए ये क्वेश्चन पूछा होता और मैंने पूछा तो होता कि इसमें एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट डाला तो कॉम्प्लेक्सेशन होती। तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 रखना। दिस इज जस्ट ए ट्रिक कि थायोसल्फेट के साथ कभी मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर दिमाग में रखना कि मैं नहीं चाहता कि आप पैरेट की तरह रटते रहो फॉर्मूला, क्योंकि 90% लोग तो केमिस्ट्री में दिमाग लगाना ही नहीं चाहते। तो आपको ये ट्रिक्स काम में आएंगे कि थायोसल्फेट के साथ कभी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और आपको ये ध्यान में रखना कि मैं भूल रहा हूं कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखूं। जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, उतना ही रखते हैं ना कोऑर्डिनेशन नंबर। मेजॉरिटी वाइज ये हमेशा फिट बैठेगा, एक्सेप्ट इन सम केसेस। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लेड के साथ देखना होता, बिस्मथ के साथ देखना होता, मरकरी के साथ देखना होगा, मेरी ये ट्रिक हमेशा काम में आएगी, एक्सेप्ट कॉपर, क्योंकि इसके लिए कुछ और है। इसीलिए जेईई एडवांस में ये पूछा जाता। सो अगर मैंने कभी ऐसे क्वेश्चन दिया होता, आप लोग मुझे बताओगे BiCl3, सपोज ये एक्वस फॉर्म में, क्वेश्चन ऐसा आ गया, दिस इज A, it is treated with sodium thiosulfate, B, white PPT, heated, C, black, excess of sodium thiosulfate, और यहां लिखा D, clear solution। तो अब आप करके दिखाओगे ये क्वेश्चन, इट्स योर टर्न। क्योंकि जिनको ये क्वेश्चन करना आ जाएगा वो अपने आप समझ आएंगे कि यहाँ पर जो चीज जो लोग कह रहे थे कि रिपीट करो, वो यहाँ पर रेपिटेशन हुई है।
ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए डबल डबल 2-3 बार लिखवा रहा हूं ताकि कॉपी में लिखते लिखते आपको रिवाइज हो जाए। हाँ जी, तो पहले केटायन एनायन एक्सचेंज, तो सोडियम क्लोराइड, लेकिन बिस्मथ का थायोसल्फेट। तो बिस्मथ थायोसल्फेट का फॉर्मूला, बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, थायोसल्फेट का -2, Bi2S2O3 होल थ्राइस। Why थायोसल्फेट ऑन हीटिंग टर्न्स ब्लैक? बिकॉज इनका क्या होगा, इट अंडरगोस हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ये जो एक्वस सोल्यूशन में ये पीपीटी बने उन्हीं को आप गर्म कर रहे हो। तो थायोसल्फेट ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सल्फाइड एंड सल्फेट। तो हम इसी में बिस्मथ का सल्फाइड बना देंगे। फॉर्मूला बताओ, बिस्मथ +3 सल्फर -2, Bi2S3 के ब्लैक पीपीटी। अब हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्योंकि कॉमन एनायन देखने पर पीपीटी डिसॉल्व हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो बच्चा कह रहा था कि सर रिपीट कर दो, अब जब मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखूं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 रख दे, जो ऑक्सीडेशन नंबर वही कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहां थायोसल्फेट लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं। चेक करके बताओ पूरे स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज, क्योंकि एक थायोसल्फेट पे -2 है और बिस्मथ के ऊपर +3 चार्ज है। तो इस कॉम्प्लेक्स का पूरा फॉर्मूला पे बनाते वक्त नेगेटिव चार्ज बताओ कितना है, +3, दिस इज -2 × 3 -6, सो ओवरऑल दिस विल बी BiS2O3 थ्राइस 3 - एक्वस। तो इसको केटाइन कहां से रखे, केटाइन कहां से रखे, सोडियम। तो पूरा फॉर्मूला Na3BiS2O3 थ्राइस। तो अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में IUPAC नेम आप पढ़ चुके हो, सोडियम ट्राई थायोसल्फेटो बिस्मथेट 3 किए थे, ये नामकरण करने सीखे थे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब जरा कॉपर के साथ आके स्टोरी सुनो। कॉपर के साथ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी डिफरेंट स्टोरी। हाँ जी, कैन आई इरेज इट? अब जरा मुझे, इससे पहले मैं कॉपर के साथ की स्टोरी सिखाऊं, मुझे इतना बताओ, थायोसल्फेट से जब टेट्राथायोनेट बनता है तो मुझे चेक करके बताओ यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना और यहां कितना, +2 to 2.5। तो एक सल्फर के एटम ने 0.5 इलेक्ट्रॉन लूज किया और यहां 2 सल्फर के एटम है, तो 2 सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन। एक सल्फर के लिए +2 से 2.5 का इंक्रीमेंट जो हो रहा है, यानी कि एक सल्फर 0.5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 2 सल्फर के एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? क्लियर है ना? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इसे बैलेंस करना, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन की तरह बैलेंसिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सल्फर को बैलेंस करना है तो यहां पर 2 लगा दिया। अब चेक करके इसकी बैलेंसिंग करके बताओ एसिडिक मीडियम में। सपोज रिडॉक्स वाली बैलेंसिंग मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिखा चुका हूं, बैलेंस है। और चेक करके बताओ ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो अब तो सिर्फ चार्ज बैलेंस करना रह गया ना। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां चार्ज -4 है और यहां -2 है, इधर चार्ज ज्यादा है, तो राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहीं से मुझे बता दो, 2 थायोसल्फेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो 1 थायोसल्फेट ने कितने लूज किए?
एक, वही तो मैं कह रहा था। यानी कि एक थायोसल्फेट ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक। और जब आपने ये मैकेनिज्म सीखा था, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्री रेडिकल बना रहा था, किया था ये मैकेनिज्म अभी, तो डाइमराइज करके तो ये बनवा रहे। पता लगा, अगर दो थायोसल्फेट ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एक थायोसल्फेट ने कितने लूज किए? एक ना। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये फ्री रेडिकल बना रहा था, किया था ऐसा अभी थोड़ी देर पहले। ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? डाइमराइज करके ये बना। हमें कब पता चलेगा किस क्वेश्चन में ये करना? अब ध्यान से सुनो। जब एक थायोसल्फेट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो अगर इसके साथ वाला केटायन, लिसन वेरी वेरी केयरफुल, अगर इसके साथ वाला केटायन किसी ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर में है जिसमें उसको n-1 करने पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो, मतलब अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और वो 2 में जाना चाहता हो, अगर वो 2 में है तो वो 1 में जाना चाहता है, यानी कि जिन केटायन का रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस तरह से हो, जरा ध्यान से देखना, Cu2 + 2 Cu+, इट इज अ पॉजिटिव नंबर। Fe3 + 2 Fe2+, इट इज पॉजिटिव नंबर। सिल्वर +2 सिल्वर, पॉजिटिव नंबर। चेक करके देखो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +1, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? +2 से +1 इसे 1 चाहिए। +3 से +2 जाने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यानी कि जिन मेटल का एक ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर है जिससे उनको अपना एक ऑक्सीडेशन नंबर घटाते वक्त ये रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव नंबर हो रहा है, उनके साथ आप ये रिएक्शन करवाओ, is 0.77, this is 0.8। चेक करके बताओ, रिएक्शन वाला पेज खोलो, उसमें मैंने आपको ये लिखवाया था कि अगर मुझे इससे ये बनवाना हो तो आयोडीन डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन की मोस्ट स्टेबल स्टेट, हैलोजेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी है? -1। यहां 0 से -1 में कितने का चेंज हो रहा है? 1 का ना, 1 का चेंज हो रहा है ना, I2। ओके, इज दैट क्लियर नाउ? चेक करो, यहां I2 0 से अगर -1 में जाए तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। जिन मेटल आयन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का जो रिडक्शन, मतलब रिडक्शन में अगर एक ऑक्सीडेशन नंबर घटाने पर पॉजिटिव E0 मिल रहा है, दे प्रेफर टू रिएक्ट टू फॉर्म, कि वो थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो अब अगर ये केमिस्ट्री में यूज करने लगा इन माई अनदर 2 टेस्ट्स, हेडिंग बनाओ, थायोसल्फेट, केमिस्ट्री ऑफ थायोसल्फेट, chemistry of thiosulfate with cupric ion। अगर मेरे पास कोई भी soluble थायोसल्फेट, लाइक सोडियम थायोसल्फेट soluble, इसमें मैंने कॉपर सल्फेट डाला, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कॉपर 2+ और थायोसल्फेट मिल जाए, क्यूप्रिक थायोसल्फेट मिले, ये नहीं मिलता, क्योंकि कॉपर +2 स्टेट में जो है ये थायोसल्फेट से इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स करता है और इससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब मुझे ये बताओ, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कौन सा आयन बनाएगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, टेट्राथायोनेट, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या बन गया? कॉपर +1 और साथ में टेट्राथायोनेट आयन बनेगा। तो बेसिकली जो क्यूप्रस बन रहा है, क्यूप्रस थायोसल्फेट के पीपीटी मिलते हैं और साथ में ये टेट्राथायोनेट बनते हैं। क्यूप्रिक थायोसल्फेट के पीपीटी नहीं मिलते, क्यूप्रस थायोसल्फेट के पीपीटी मिलते हैं।
तो साथ में ये थायोसल्फेट बनता है, टेट्राथायोनाइड बनता है। तो जब भी यहां पर सोडियम दिखेगा तो आप सोडियम का टेट्राथायोनाइड बनाओगे और ये रिएक्शन जेई एडवांस के लिए सुपर डुपर हिट रिएक्शन। अब आप इसको अगर क्यूप्रस सल्फेट की फॉर्म में भी रख सकते हो, बट यूजुअली जब पीपीटी बन जाते हैं, क्योंकि सल्फेट ऑफ कॉपर और दे आर सोलुबल, तो जो पीपीटी बनते हैं वो क्यूप्रस थायोसल्फेट के बनते हैं। बट अगर आपने इन पीपीटी को एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट दिया, एक्सेस, तो पीपीटी डिसॉल्व्स, यानी कि क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त मेरा फंडा बिल्कुल यूज नहीं करना। कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त ये फंडा बिल्कुल नहीं यूज करना। क्यों नहीं यूज करना? यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, Cu6H2O3 5 4-। चेक करके बताओ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। चेक करो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +1। 6x - 2 × 5 = -4, x is +1। और अगर किसी ने कहा कि क्यूप्रस थायोसल्फेट को हीट किया और ब्लैक पीपीटी मिले, अभी आपने कुछ पढ़ा है? कुछ थायोसल्फेट को हीट करने से ब्लैक क्यों आते हैं? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मेटल सल्फाइड। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है? +1। तो फॉर्मूला बताओ, Cu2S। क्यूप्रस सल्फाइड के ब्लैक पीपीटी मिले। सो ऑन हीटिंग direct in aqueous solution you get PPT. If thiosulfate is added in excess, it forms this type of soluble complex. अब आज के टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका स्ट्रक्चर पोस्ट किया। अगर किसी के अभी के अभी आप टेलीग्राम ग्रुप में खोल के देखो, क्या आपको इसका कोई स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है? पहले चेक करो अभी के अभी। आपको ये फॉर्मूला ऐसे नहीं याद रहेगा, कभी नहीं, क्योंकि आप पैरेट की तरह रटोगे बिना लॉजिक के साथ। आपको उस स्ट्रक्चर में जब आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि जो 6 कॉपर है, बेसिकली ये जो 6 कॉपर है, ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है थायोसल्फेट के साथ। कुछ 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग बना रहे हैं, कुछ 6 मेंबर्ड कीलेट रिंग बना रहे हैं। और अगर मेरे हाथ में कभी जेईई एडवांस का क्वेश्चन कभी आ जाए तो मैं तो ये पूछूंगा, बच्चों ने तो ब्लाइंडली रट लेना, मैंने तो ये पूछना है इस कॉम्प्लेक्स में कितने कॉपर ब्रिजिंग है, कितने थायोसल्फेट बाइडेंटेट लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, कितने थायोसल्फेट मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहे हैं, कितने 5 मेंबर्ड कीलेट बन रहे हैं, कितने 6 मेंबर्ड कीलेट बन रहे हैं। मैं तो ऐसे पूछूंगा सिंगल इंटीजर क्वेश्चन में, तब पता लगेगा कि जिसने रटा है वो तो आउट। उस स्ट्रक्चर की ये इंपॉर्टेंस है, उसमें आपको सिंगल डिजिट क्वेश्चन मिलेगा। Why we call it as confirmatory test? Because some color changes are there, white to black. डीकंपोज करके सल्फर और सल्फाइड बनाता है। इसका जिक्र क्लास के स्टार्टिंग में किया था। तो यहां पर जो Cn- है, ये सल्फर के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि थायोसल्फेट से बनने वाला सल्फर तो, और जो सल्फाइड है ये तो सॉल्यूशन में सल्फाइड फॉर्म में है, पर बनने वाला सल्फर Cn- के साथ नया लिगेंड बनाता है SCN-, सल्फोसाइनाइड या थायोसाइनाइड। और हमने ये चीज नाइट्राइट के रेडिकल्स के टेस्ट में, थायोयूरिया टेस्ट में पढ़ा था कि अगर SCN- को किसी तरह फेरिक आयन मिल गया तो फेरिक का इसके साथ कौन सा पीपीटी किस कलर का मिलता था? चेक इन योर नोट्स। FeSCN होल थ्राइस, ब्लड रेड कलर। क्या ये रिएक्शन आपने कभी पहले सुनी? थायोसल्फेट डीकंपोज करके सल्फर और सल्फाइड बना, तो बनने वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस सल्फर इज गेटिंग कोऑर्डिनेटेड विद साइनाइड।
तो साइनाइड इज फॉर्मिंग सल्फोसाइनाइड, जिसमें Fe3+ अगर डालोगे तो रेड कलरेशन मिलेगी. दैट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट. दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट. सो थायोसल्फेट के बारे में हमने जितनी भी चर्चा आज की क्लास में की ना, इट इज प्योरली फॉर जेईई एडवांस. और ये मान के चलना, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, आज तक जितना भी क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने पढ़ाया, जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट. और आप रेजोनेंस के टेस्ट में थायोसल्फेट के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखोगे आने वाले टाइम में, बहुत बार. So with this I am ending the today's class and I hope you must have learned in this. मिलते हैं next class में. So from my side class is over. Thank you very much. And for those students who have any doubt, they can stay connected with me. कोई स्टूडेंट मेरे से यहाँ कुछ पूछना चाह रहा था, मैंने उसे बीच में रोक दिया था. हाँ जी बेटा, पूछ लो बेटा. हाँ एग्जैक्टली. नहीं, एक्चुअली फेरिक सल्फेट अगर है भी है ना, कहीं बन भी गया, अगर आप ये सोच भी रहे हो ना, फेरिक थायोसल्फेट बन जाए, ये भी रिडॉक्स कर देगा, ये भी फाइनली इसी में जाएगा. अब थायोसल्फेट विल लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने अभी बोला ना, आयरन +3 से आयरन +2 का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव नंबर है. तो Fe3+ कभी भी थायोसल्फेट के साथ अगर है, वो +3 में रहेगा ही नहीं. जब भी कभी आयरन +3 स्टेट में है थायोसल्फेट के साथ, फाइनली थायोसल्फेट से ये Fe2+ में आएगा ही आएगा, क्योंकि उसको टेट्राथायोलेट मिला. उसका भविष्य अल्टीमेटली ग्रीन कलर है. इज दैट क्लियर? अगर आप यहां पर ये भी लिख देते ना ऐसा कुछ, तो ये भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ये डीकंपोज करके इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स करके फाइनली इसी फॉर्म में है. इज दैट क्लियर? ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच. फाइनली आई एम गोइंग टू इरेज इट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.